हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ अवस्थी और हम और आप मिलकर आईपीसी की लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर 12 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम लोग इस लेक्चर में सेक्शन 28 से सेक्शन 31 तक के प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट इज काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होगा? कोई भी पर्सन काउंटरफीट कब करेगा? जब ही कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। जब वो किसी एक चीज को इस तरीके से दर्शाए या इस तरह से यूज करे, उस तरह से उसे दर्शाए कि वो किसी और चीज को रिजेंबल करती हो। सपोज मान लीजिए कोई एक इंसान एक जाली नकली नोट लेकर किसी दुकान पर जाता है और उससे सामान खरीदने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है? ही इज कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। मतलब एक जाली नोट, एक काउंटरफिटेड नोट का यूज कर रहा है एक असली नोट उसे दर्शाने के लिए, एक असली नोट उसे रिजेंबल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। किस इंटेंशन से कर रहा है? इंटेंशन टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। वो डिसेप्शन प्रैक्टिस करने के इंटेंशन से वो काम कर रहा है, इसलिए वो काउंटरफीट कहलाएगा। अच्छा, ये बात यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन इसी सेक्शन में और बोला गया है कि क्या अगर मान लीजिए वो नोट पे लिखा हुआ है चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी हम नोट्स देखते हैं जिसपे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया है और काफ़ी हद तक कुछ लोग धोखा भी जल्दबाजी में खा जाते हैं और वो नकली नोट ले लेते हैं। तो क्या वो चीज़ काउंटरफीट कहलाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल ही सिमिलर है। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि काउंटरफीट नहीं हुआ। उस इंसान का इंटेंशन तो था डिसेप्शन करने का और उसने उस चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट की तरह रिजेंबल करने की कोशिश करी, तो वो काउंटरफीट कहलाएगा। आगे देखते हैं हम सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 हमें एक्सप्लेन करता है डॉक्यूमेंट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डॉक्यूमेंट। यहाँ से लेके हम आईपीसी में ही पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट एविडेंस एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डॉक्यूमेंट है क्या? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस। कोई भी मैटर, कुछ भी लिखा हुआ, एक्सप्रेस्ड मतलब लिखा हुआ या डिस्क्राइब या उस फिगर्स द्वारा डिस्क्राइब किया गया हो, तो कोई भी मैटर या तो लिखा हो या डिस्क्राइब किया गया हो ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे। कि केवल पेपर पे लिखी हुई चीज को ही डॉक्यूमेंट नहीं कहते हैं। अगर वॉल पे लिखा है, एक लीफ पे लिखा हुआ है, क्लॉथ पे लिखा हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अगर वो जो एक्सप्रेस लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, किस मीन से? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। मतलब कि उसमें लेटर्स द्वारा, फिगर्स द्वारा या मार्क्स द्वारा उस चीज को एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है मैटर को, तो मैटर डॉक्यूमेंट कहलाएगा। प्लस वन थिंग और आती है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस और मे बी यूज्ड एज एविडेंस। मतलब कि वो चीज जो क्लॉथ पे या पेपर पे या लीफ पर या वॉल पे चाहे स्टोन पे उस चीज को एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है किसी मैटर को लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स द्वारा, उसका इस्तेमाल उसको इसलिए इंटेंशन उसे लिखने का या डिस्क्राइब करने का ये था कि उसे एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा। या फिर उसको इंटेंशन जब लिखते समय ऐसा नहीं था, जब उसको एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया तब इंटेंशन नहीं था कि एविडेंस की तरह यूज होगा, लेकिन जब कोई ट्रायल चल रहा है तो उसे एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है। तो बस इतना मात्र होने से ही वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो डॉक्यूमेंट होने के लिए कौन सी बात है? कोई मैटर होना चाहिए, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब होना चाहिए, किसी एक सब्सटेंस के ऊपर होना चाहिए, लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स द्वारा होना चाहिए और इंटेंशन होना चाहिए उसको एविडेंस की तरह यूज करने का। या फिर अगर इंटेंशन नहीं भी है तो उसे एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके लिए एक राइटिंग करी गई, और कॉन्ट्रैक्ट की जब राइटिंग करी गई तो इसको करने के समय इंटेंशन ये था कि इसको ऐसा एविडेंस यूज किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस राइटिंग का यूज किया जा सकता है, तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब एक और चेक। चेक
भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इस पर क्या होते हैं, सिग्नेचर होता है, अमाउंट लिखा होता है, अकाउंट पे अकाउंट पेयर का क्या कहते हैं डिटेल्स होती हैं कि ये कहाँ किसके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है। तो ये भी एक राइटिंग है, एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड है, एक सब्सटेंस के ऊपर है। लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स का यूज़ किया गया है, एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक लेटर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि किसी को पावर देना अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करने के या प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करने के लिए, या प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, तो वो भी कोई मैटर है, डिस्क्राइब्ड है, सब्सटेंस के ऊपर है, लेटर्स फिगर्स का यूज़ किया गया है, एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, या फिर इंटेंशन ही यही होता है इस डॉक्यूमेंट को बनाते समय कि ये एविडेंस की तरह यूज़ किया जाएगा, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 29A की तरफ। जाहिर सी बात है 29A है तो ये बाद में ऐड किया गया। कौन सा एक्ट था जिसने इसको ऐड किया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आने के बाद हमारे आईपीसी में सेक्शन 29A ऐड किया गया और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में हमको बताता है। यहाँ पर आईपीसी में हमारे यही बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज टी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन है, सेम मीनिंग यहाँ भी लागू होगी, बस इतना ही आईपीसी में लिखा गया। तो बात ये आती है कि सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज टी में क्या बोला गया? कोई भी डेटा रिकॉर्ड, कोई भी इमेज, साउंड रिकॉर्डेड, और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगी। क्या क्या बोला गया? कोई भी डेटा रिकॉर्डेड, डेटा रिकॉर्ड, इमेज, साउंड रिकॉर्डेड, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आएगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने सेक्शन 30 की तरफ। सेक्शन 30 हमसे क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी भी पर्सन का कोई लीगल राइट क्रिएट होता है या फिर एक्सटेंड किया जाता है, उसका लीगल राइट की एक्सटेंशन किया जाता है, या फिर उसका लीगल राइट किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र होता है, या किसी और पर्सन का लीगल राइट ट्रांसफ़र होकर उसके पास आता है, या उसका कोई लीगल राइट रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश्ड होता है, या फिर रिलीज्ड होता है, जिससे उस पर्सन को ये एक्नॉलेजमेंट हो जाए, ये एक्नॉलेज कर ले वो पर्सन कि वो किसी लीगल लाइबिलिटी के अंडर में है, दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, या फिर उसका कोई सर्टेन लीगल राइट नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट होता हो, एक्सटेंड होता हो, ट्रांसफर्ड होता हो, रेस्ट्रिक्ट होता हो, एक्सटिंग्विश्ड होता हो, रिलीज्ड होता हो, और उस पर्सन को उस डॉक्यूमेंट से ये एक्नॉलेजमेंट होती हो कि उसका वो किसी लीगल लाइबिलिटी के अंडर में है या फिर उसकी कोई सर्टेन लीगल राइट नहीं है, तो वो हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर 12 के लास्ट सेक्शन, सेक्शन 31 की तरफ। सेक्शन 31 मेरे हिसाब से आईपीसी का सबसे कम शब्दों में डिस्क्राइब किया हुआ सेक्शन है। ये अ विल, वर्ड अ विल को एक्सप्लेन करता है, और बोला गया अ विल इज एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। मतलब आईपीसी में केवल इतना ही लिखा हुआ है सेक्शन में, अ विल इज एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अब इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2B में विल को एक्सप्लेन किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो विल होती है उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी पर्सन जो इस डॉक्यूमेंट को बनाने से ये प्रोवाइड कर देता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है
वो कैसे एडमिनिस्टर होगी या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी आफ्टर हिज डेथ, मतलब उसकी मौत के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे एडमिनिस्टर होगी, वो हमारी विल कहलाती है। और ये विल हमेशा लागू कब होगी? ये डेथ के बाद ही लागू होगी। तो जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट विल कर रहा है उसको कहा जाएगा टेस्टेटर। और जब तक टेस्टेटर जिंदा है ये विल लागू नहीं होगी, और टेस्टेटर कभी भी इस विल को रिवोक कर सकता है, मतलब इट इज ऑलवेज रिवोकेबल बाय द टेस्टेटर। तो ये होती है हमारी विल। हम जब सेक्शन 467 या 477 अपने आईपीसी का पढ़ेंगे तब इस वर्ड विल का जिक्र आएगा, और वहाँ पर हम सब इस विल का जो यहाँ समझ रहे हैं वो हमें सेक्शन 467 एंड 477 ऑफ आईपीसी में उसका काम होगा। इस लेक्चर में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी प्रेस करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।